हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 2020 का ये सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन को अगर हम लोग शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं और आप लोग देख लेते हैं तो आपका बोर्ड पेपर में 70 में से 40 नंबर इसी सॉल्यूशन पेपर से आपको क्या होगा, मिल जाएगा। अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को याद कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जितने भी आपके टॉपिक हैं। तो आई होप यू सभी लोग को ये वीडियो जो भी होगा पसंद आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर मैं अपलोड करूँ तो आप तक क्या हो, सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, वीडियो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, तुरंत वीडियो को देखते देखते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन आप क्या करिएगा, ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ये आपका विज्ञान का पेपर है 2020 का। ये इसका कोड है 824 NL। तो देखिएगा, यहाँ पर जो बोर्ड पेपर में आपका समय निर्धारित होंगे, समय आपका होगा 3 घंटे 15 मिनट का, जो आपका पूर्णांक होगा 70 नंबर। ऐसे आपको बोर्ड पेपर में भी अपना यहाँ पर पेपर जब मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को अपना अपना अनुक्रमांक क्या होगा, फिलअप करना, भरना होगा, और जो आपका नाम होगा इस पेपर पे आपको लिखना होगा। अब देखिएगा, नोट में जो यहाँ पर लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आगे आपका जो निर्देश दिया है, इस निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो आप भी लोग देख लीजिएगा बढ़िया से इसको। यह प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों क, ख एवं ग में क्या होगा, विभाजित होगा। तो जो खंड क होगा आपका भौतिक विज्ञान, जो खंड ख होगा आपका रसायन विज्ञान, और जो खंड ग आपका होगा वह जीव विज्ञान होगा। आगे देखिएगा, दूसरा आपका निर्देश क्या कर रहा है, प्रत्येक खंड का प्रश्न, पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखना होगा। मतलब आपका पहला जो खंड क है, खंड ख है, जो खंड ग है, सभी का जो पहला प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो उसमें आपका जो उत्तर सही होगा 4 में से, उसमें से आपको उत्तर को छाँट कर आपको कॉपी में अपने लिखना है। तो तीसरा यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाए। मतलब जो आपका खंड क, ख एवं ग है, प्रत्येक खंडों को आप लोग को क्या करना, एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एक बार सभी प्रश्नों को आपको करना है। जो खंड क हो, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू खंड क का अगर समाप्त हो रहा है इस पेज पर, तो खंड ख यहाँ पर नहीं आप लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे, बल्कि जो खंड ख होगा वो आप लोग नए पृष्ठ से क्या करेंगे, नए पेज से आप लोग क्या करेंगे, उस प्रश्न उत्तर की आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आई होप ही सभी लोग समझ गए होंगे। अगर जो भी आपको दिक्कत होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। चौथा आपका जो क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। यहाँ पर निर्देश आपका 5वां दिया गया, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। मतलब जितने जो अंक के हैं, जैसे यह आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन जितने नंबर के उसके आगे आपको लिखे होंगे। छठा जो आपका निर्देश है, आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका शुरुआत होता है खंड क। तो देखिएगा, खंड क में हम लोग क्या करते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका आंसर कितना आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का क, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसका सलूशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है,
उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। अब दिया 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो आपका क्या दिया विद्युत वाहक बल, तो हमने लिख लिया विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई हो गया, ई बराबर जो हमारा हो गया 1.5 वोल्ट होगा। उसके बाद कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं, तो स्मॉल आर बराबर हमारा हो गया 3 ओम। तो कह रहा है धारा का अधिकतम मान, तो आपको धारा ज्ञात करना है, तो धारा हमने आई यहाँ पर लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसी को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिएगा आई बराबर हमारा सूत्र होता है ई बट्टा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पर चूंकि जो आर है कैपिटल, जो बाह्य प्रतिरोध है, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे शून्य रखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे शून्य रखेंगे। तो देखिएगा हमारा हो जाएगा आई बराबर ई का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 1.5 है, तो ई के जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया 1.5 बट्टा हो गया कैपिटल आर का वैल्यू हमने क्या रखा 0, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, आर है तो आर का जो वैल्यू यहाँ पर दिया है देखिएगा 3 ओम दिया रखा है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब हम 0 में 3 को ऐड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर दशमलव हम हटाएं तो यहाँ पर नीचे आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। 15 बट्टा आपका यह 30 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 15 से, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, 1/2 होगा। अब देखिएगा 1/2 है, अब 2 से हम लोग 1 में भाग देंगे तो क्या होगा 0.5 होगा। तो इसको भाग जब देंगे तो 0 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, जो धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है 0.5। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 आपका होगा ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख कर रखा है, यहाँ पर दिया आपका ध्यान से देखिएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ, चूँकि ये माइनस में अवतल लेंस है तो हमने यहाँ पर लिख लिया -5 मीटर। अब पूछ रहा है लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की क्षमता का सूत्र हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा P बराबर 1/F मीटर में। तो लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा P हो गया बराबर 1 हो गया, F का जो वैल्यू दिया -5, हमने -5 रख लिया। अब -5 में हमने क्या किया 1 का भाग दिया, अब भाग जाएगा नहीं, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा 5 में हम लोग 1 का भाग करते हैं तो भाग जाएगा नहीं, सबसे पहले हम लोग 0 लिख लेते हैं। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव लगा लेते हैं। 5 दूनी, अब यहाँ पर दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी आपका हो गया 10। तो यहाँ पर आपका जो होगा ये वैल्यू आपका कट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 0.2। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो हमारा डायोप्टर होता है। तो देखिएगा 0.2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 होगा ये क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 आपका देखिएगा यहाँ पर लिखा है मीटर एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। मेगा एम्पियर कह सकते हैं, पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आपका दिया गया था जो वैल्यू विभवांतर दिया है, देखिएगा वोल्ट लिखा तो ये हमारा विभवांतर है, तो विभवांतर हमारा दिया भी बराबर हमारा हो गया 0.75 वोल्ट, और दिया ध्यान से देखिएगा यह एम्पियर दिया हुआ। धारा, तो धारा आई बराबर हमारा दे दिया 100 मेगा एम्पियर। अब पूछ रहा है इसकी शक्ति क्या होगी, पावर पूछ रहा है इसकी, तो शक्ति को हम लोग P से दर्शाते हैं, P बराबर हमें ज्ञात करना। अब हमारा सूत्र होता है शक्ति बराबर वोल्ट गुणे धारा होता है, वोल्ट गुणे
गुणे क्या होता है, धारा होता है। अब वोल्ट का जो मान है ऊपर 0.75 दिया है, गुणे धारा का मान हो गया 100, तो 100 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा दशमलव के अंक के बाद हमारा 2 अंक है, इसको दशमलव हटाएं तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 75। यम है तो यम, अब देखिएगा जो शक्ति का मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है, मेगा वाट हो जाएगा, 75 मेगा वाट। तो देखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा जो 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायु, जल, कांच और निर्वात। तो देखिए इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो निर्वात में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, तो इसका हमने यहाँ पर सलूशन दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से और बारीकी से देखकर आपको समझना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो सामान्य नेत्र की जो मानव की होती देखने की क्षमता जो होती है अल्पतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। अब जो यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो छात्र है, क्या कर रहा है, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो मतलब दूर की वस्तुओं को वह नहीं देख पा रहा है। तो जब वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। हम देखिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं क्या, निकट की वस्तुएं क्या होती है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखिएगा निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए क्या चाहिए, तो इसका निवारण किस प्रकार होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का चश्मा अगर आप लोग लगाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तुरंत वीडियो को देखते देखते आपने बस रेड वाले बटन को क्या करना है, दबा देना है और बेल आइकन ऐड कर लीजिए, ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आपका देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा कुहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। तो जो कुहरे होते हैं, शीत वाला जो कुहरा होता है, तो देखिए किस प्रकार से वांछित होता है, इसका आपको आंसर यहाँ पर है। तो देखिएगा जो सोडियम प्रकाश होता है इसमें जो तरंगदैर्घ्य होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण जो पीला रंग होता है, देखिएगा जो पीला रंग होता है और विभक्त नहीं होता। अब देखिएगा ध्यान से, जो पीला रंग होता है तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। जो मान लीजिए आपका रेड वाला हो गया, रेड वाला आपका क्या होगा, दूर से ही वस्तुओं को क्या कर सकता है, आसानी पूर्वक क्या होता है, वो दिखाई दे देता है। तो ये क्वेश्चन आपका है तरंग, इसको आप लोग सिंपल से बताएंगे, सोडियम प्रकाश में तरंगदैर्घ्य, और दूसरा आपका हो जाएगा पीला रंग, तीसरा बताएंगे विभक्त नहीं होता है। आगे देखिएगा जो क्वेश्चन आपका है, आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 भी और आपका 20A लिखा हुआ है, आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। अब उत्तर को आपको किलोवाट में बताना है। तो यहाँ से देखिएगा 250 भी आपका जो है ये आपका क्या है, विभवांतर है। अब 20A मतलब आपका यह एम्पियर है, धारा दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, विभवांतर आपका भी हो गया 250 वोल्ट और जो आपका धारा हो गया I 20 एम्पियर होगा। तो इसमें कितनी शक्ति पहले लगेगी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा, इससे पहले जो आपका सवाल दिया था सवाल नंबर 3 हमने उसको लगा चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, P बराबर जो होता है V इंटू आई, विभवांतर गुणे धारा। अब विभवांतर हमारा कितना है 250 है,
250 हो गया गुणे आई जो हमारा धारा है ये हमारा हो गया 20। अब 25 दूनी हो जाएगा 50, 1 0 2 0, ये हमारा हो गया 5000 वाट। अब इसको चूँकि किलोवाट में बदलना है, अब हमें पता है 1 किलोवाट बराबर होता है 10 पे क्यू वाट, मतलब 1000 वाट होता है। अब देखिएगा P बराबर हो गया 5000 बट्टा 1000 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इससे हमें क्या होगा, किलो वाट में ये क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो 3 जीरो से हमारा क्या होगा, 3 जीरो कट जाएगा, 1 में 5 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 किलो वाट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। तो इसका सलूशन लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो क है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमने एक चित्र बना लिया, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है और ये हमारा हो गया ध्रुव। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर एक कोई वस्तु रख रहे हैं और यहाँ से फोकसित कर रहे हैं, तो यहाँ से परावर्तित होकर फोकस तल से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका जो बिंदु बनना दिखेगा, इस वस्तु से और इस वस्तु की जो दूरी बनी है, इस जो पहली वस्तु है इससे हमारा क्या हो गया, दुगनी वस्तु दूरी बनी है, मतलब ये बड़ा दूरी बना है। तो आप लोग सिंपल सा बताएंगे, चित्र बना लेंगे। जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र C से दूर होगी। देखिएगा यहाँ से हमारा क्या है, जो दूरी है वो क्या हो रही है, दूर हो रही है वक्रता केंद्र से, यहाँ तक हो रही है। जो प्रतिबिंब का आकार होगा आवर्धित होगा, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। अभी जो कोई वस्तु रखी थी इतनी छोटी थी, अब यहाँ पर जो बना आपका प्रतिबिंब आवर्धित हुआ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ा बन रहा है। अब जो प्रतिबिंब की आकृति होगी तो देखिएगा वास्तविक होगा तथा वह उल्टा होगा। तो इस चित्र को देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, बोर्ड पेपर के लिए भी आपका क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अथवा वाला क्वेश्चन जो दिया है इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने चित्र बना के रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में से आपके 7 रंग क्या हो रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। आपका विबज्योर है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग आपके क्या हो रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण का अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिएगा इसका तरंगदैर्ध्य का जो बढ़ता हुआ क्रम है, जो बढ़ता हुआ क्रम क्या है, विबज्योर है, VIBGYOR। जो बढ़ता हुआ क्रम क्या है, विबज्योर है, VIBGYOR। अब देखिएगा जो बैगनी रंग का होता है, जो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है, ध्यान से देखिएगा, बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है और लाल रंग का क्या होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है। अब ध्यान से देखिएगा, बैगनी रंग का क्या हो रहा है, सबसे नीचे है, सबसे यहाँ पर नीचे है, इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होगी। और देखिएगा जो लाल रंग है सबसे ऊपर है, तो लाल रंग का जो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है। अब यहाँ पर हमने लिखा किसकी अधिक हो रही, लाल रंग की, तो लेमडा यहाँ पर हो गया, लेमडा आपका है, ओके। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यू लेमडा बना है, लेमडा भी बराबर लेमडा जो आर होगा यहाँ पर अधिक होगा। तो जो अधिक होता मुख होगा क्या होता है, यह उसी की तरफ होता है। तो लाल वाला अधिक हो रहा है तो मुख हमने क्या कर दिया, लाल वाले के
तरफ ही कर दिया। अब देखिएगा तरंगदैर्ध्य के आधार पर जिस रंग की तरंगदैर्ध्य जितनी अधिक होगा उसका विचलन ही क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लेमडा है, ध्यान से देखिएगा, जो लेमडा भी होगा, लेमडा भी के यहाँ मान देखिएगा विचलन क्या हो रहा है, सबसे कम है। और यहाँ पर जो डेल भी है इसका विचलन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लेमडा का आर है, यहाँ पर इसका विचलन क्या हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है। और जो लेमडा आर है यहाँ पर इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो लाल रंग का विचलन सबसे कम होती है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। देखिएगा अपवर्तन के आधार पर अगर बात करें तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। तो देखिएगा बैगनी के लिए अधिक हो रहा है, तो हमने म्यू बना कर रखा है, म्यू भी बराबर लैम्डा कह सकते हैं, म्यू भी बराबर क्या होगा, म्यू आर। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी है यहाँ पर अपवर्तनांक, यहाँ पर एन भी कह सकते हैं। आपका यहाँ पर अपवर्तनांक जो भी हो रहा है वो अधिक हो रहा है और जो आपका लाल रंग का है वो आपका कम हो रहा है। ये विचलन आपका है, विचलन आपका है, देखिएगा डेल बराबर n-1 a, ये आपका क्या होगा, सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमने प्रोवाइड करके रखा है, जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक उसका विचलन उतना क्या होगा, अधिक होगा। जिस रंग का अपवर्तनांक जितना कम उसका विचलन भी उतना क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर हमने प्रोवाइड करके रखा है। अब इसका जो आखिरी सॉल्यूशन होता है, बैगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी। क्वेश्चन में पूछा था किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो बैगनी रंग का जो होगा सबसे अधिक विचलित होगी। उदाहरण के लिए आकाश का रंग नीला, जो आकाश का रंग होता है नीला दिखाई देता है, इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया है, तो इस चित्र को हम लोग तोड़ के यहाँ पर बना रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपका है परिपथ, ये टोटल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 2 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये जो तार आपके 2 ओम और 3 ओम है, अगर इसको हम लोग तोड़ यहाँ से हटा दें, यहाँ से इस तार को हम लोग क्या करें, हटा दें, तो सीधे जाएगा ऐसे। सीधे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जब सीधे सीधे हो गए तो ये कौन सा क्रम आपका हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो ध्यान से देखिएगा, तो 2 ओम और 3 ओम क्या हो गए, हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए। तो श्रेणी क्रम का हमारा R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R बराबर 2 प्लस 3 हमारा 5 ओम हो गया। अब जब उस तार को हमने तोड़ दिया तो ये तार आपका सीधा हो गया। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा, अब हमने तार इसको तोड़ दिया तो ये जो तार हमारा अब क्या हो गया, सीधा हो गया। अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू हो गया 5 ओम का हो गया है। अब देखिएगा, ये जो 5 ओम है और ये जो 10 ओम है, तो ये कैसे लगे हैं, बटे में लगे हैं। तो 5 ओम जो 10 ओम के प्रतिरोध हैं वो हमारा समांतर क्रम में संयोजित है। तो देखिएगा, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हमने लिख लिया R डैश बराबर R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अब ये कहाँ से हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, फार्मूला हमने पढ़ कर रखा है। क्या पढ़ा हमने, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिएगा,
इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बट्टा R1 इंटू क्या हो जाएगा R2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यही आपको क्या किया गया है, यहाँ पर हमने प्रोवाइड करके रखा है R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। अब देखिएगा R1 के यहाँ मान आपका जो है 5 ओम है और R2 का जो मान है 10 ओम है। तो यहाँ पर R1 हो गया 5 और गुणे R2 का जो वैल्यू हो गया 10 हो गया। तो नीचे आपको प्लस करना है, तो 5 प्लस 10, 10 पचे हो गया 50, नीचे हो गया 15। इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दाम 50 और 5 दिया है 15, 10/3 ओम प्राप्त हुआ। अब देखिएगा चूँकि अभी एक तार यहाँ से कम हो गया, अब ये जो इसका जो वैल्यू प्राप्त हो गया यहाँ पर 10/3 हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10/3। अब आगे देखिएगा ये जो वैल्यू हमारा हो गया 10 ओम और ये 10/3 ओम के प्रतिरोध, ये भी हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, ये भी हमारे समांतर क्रम में संयोजित है। अब यहाँ पर हमने R' लिखा था, अब यहाँ पर हमने लगा लिया R'। अब श्रेणी क्रम का आपका समांतर क्रम का फार्मूला हमारा हो गया R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा R1 का मान हमने 10 रख दिया, गुणे आपका हो गया R2 का जो वैल्यू है 10/3 बट्टा 10 हो गया प्लस 10/3, 10 दाम हमारा हो गया 100/3। अब 3 में हमने 10 का मल्टीपल कर दिया, 10 तिहाई हो गया 30 और 10 हमने ऐड कर लिया 40/3। देखिएगा 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 100/40। अब जो 100/40 होगा 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 पच्चे 10 और 2 दूनी 4, तो 5/2 ओम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब तार कुछ पहले यह था, अब ये भी टूट के हमारा डिवाइड हो गया यहाँ तक। अब यहाँ का जो वैल्यू हमारा हो गया 5/2। अब यहाँ से इस तार को छुड़ा दें तो ये तार आपका कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 0.5, 5/2 और 1। अब एक कौन सा क्रम आपका हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। तो यहाँ पर हमने R" लगाया था, यहाँ पर हमने R" हमने लगा दिया बराबर। अब श्रेणी क्रम का आपका फार्मूला 0.5 बट प्लस 5/2 प्लस 1, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखिएगा इसका 5 का हम लोग 2 का गुणा हम लोग 5 में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 बचे 10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 दशमलव हमारा हो जाएगा 0 प्लस इस 2 का गुणा 1 में भी होगा, 2 1 2 बट आपका हो गया 2। अब इसको हम लोग ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 और 1 8, 8/2, 2 से हमने भाग दे दिया, ये हमारा हो गया 4 ओम हो गया। अब ध्यान से देखिए ये 4 ओम तो हो गया। अब इसमें आपको वोल्ट ज्ञात करना था, 12 वोल्ट लगा था, चित्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 12 वोल्ट हमारा लगा है, 12 वोल्ट। अब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा I बराबर हमारा हो गया V/R'। अब ध्यान से देखिएगा I हो गया, V का मान हमारा 12 हो गया और जो R का वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हुआ 4 ओम, तो 4 3 कितना हो गया 12। जो धारा थी हमारी 3 एम्पियर हो गई। अब पूछ रहा था सेलों के बीच वोल्टता कितनी होगी, तब सेलों के बीच जो वोल्टता का सूत्र होता है, हमने यहाँ पर भी तो मान लीजिए यहाँ पर दिया था V' लिख लिया, E - I × R हो गया। अब E का वैल्यू हमारा यहाँ पर दे चुका है 12 माइनस 3 गुणे I का मान हमारा कितना अभी जस्ट निकला, देखिए 3 निकला, और गुणे जो R का वैल्यू दिया था आंतरिक प्रतिरोध क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा R बराबर दे रखा है 0.5। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 0. हमने कितना रख दिया 5 रख दिया। अब 12 हो गया, 0.5 में हमने गुणा करा, 3 बचे 15, 1.5 हो गया। इसको हमने घटा लिया तो हमें प्राप्त हो गया 10.5 वोल्ट। ये हमारा हो गया इसका टोटल सॉल्यूशन। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर अब प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर लिखिए।
एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में आपको समझाना है। और कह रहा है आवश्यक चित्र भी बनाइए। जो आवश्यक चित्र होगा उसको भी आपको बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सलूशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी परिभाषा आपका है AC ऑटोमेटिक करंट जो होता है आपको, इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है का मान यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। प्रत्यावर्ती धारा AC का मान तथा दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। जो DC होता है, डिस्ट धारा इसको हम लोग कहते हैं। DC को हम लोग डिस्ट धारा कहते हैं। तो डिस्ट धारा होता है, इसका मान तथा दिशा समय के साथ साथ क्या होते हैं, नियत रहते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है, ये देखिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा है। इसका बहुत समय समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। इसका जो समय समय पे क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। और जो डिस्ट धारा है, इसका देखिएगा एक समान क्या होता है, नियत होता है। नियत है, समांतर है ये। अब देखिएगा इसका उपयोग क्या होता है। AC का उपयोग क्या होता है, घरों में उपकरणों का प्रयोग में होता है। और जो DC होता है, इसका बैटरी आदि में होता है। अब घरे के उपकरणों में इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, इन सब में AC का उपयोग होता है। जो DC होता है, सिर्फ मोबाइल की बैटरी, आपका इन मोबाइल में बैटरी, इन सभी में क्या होता है, यह उपयोग होता है। अब इसका उत्पादन कहाँ होता है, देखिएगा, AC का जो उत्पादन होता है अल्टरनेटर में होता है। अल्टरनेटर में ये प्रत्यावर्ती जनित्र से होता है। जो DC होता है जनित्र, वह जनरेटर या डायनेमो से कह सकते हैं। अब इसमें वोल्टेज कितने होती हैं, तो देखिएगा AC में जो वोल्टेज अधिकतम होती है 33,000 वोल्ट तक होते हैं, मतलब इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। जो DC होता है केवल 650 वोल्ट तक ही क्या करते हैं, अपना उत्पादन कर सकते हैं, सिर्फ 650 वोल्ट तक। अब इसका परिवर्तन देखिएगा, परिवर्तन कैसे होता है। AC को क्या करता है, DC मतलब प्रत्यावर्ती धारा को जनित धारा में कौन बदलता है, डायोड करता है। जो आपका डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है, आपका इन्वर्टर। अब देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा तथा जनित्र या डायनेमो, इसको देखिएगा अब यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा इसका काम होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये क्या करता है, काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुंडली की तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित कुंडली में विद्युत ऊर्जा परिणत होती है। अब इसकी संरचना देखिएगा। संरचना में पहला सबसे हेडिंग पड़ेगा क्षेत्र चुंबक। ये शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं जो होती है यंत्र से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। आर्मेचर, तांबे के तार को लपेटकर NS में क्या करता है, इसको टरबाइन में क्या किया जाता है, घुमाते हैं। सर्पी बल, धातु के जो छल्ले जो कुंडली पर लपेटे तार के सिरों से जुड़े होते हैं। ये वीडियो आपका जो है रात में बन रहा है, तो इसलिए इस मेरी जो आवाज़ें हैं धीमी है, तो इसका थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ये ब्रश है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 का। वीडियो को आप लोग आराम से रोक कर देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से जो आपकी शुरुआत है, खंड ख की शुरुआत है। तो देखिएगा खंड ख में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड देखिएगा जिसमें आपका HO लगा होता है, वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अब देखिएगा HO से आपका होता है अल होता है, तो अल जिसमें लगा होगा वही आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब देखिएगा इसमें आल लगा है, ये तो होगा नहीं। अब देखिएगा मेथेनॉल, इसमें अल लगा है, तो ये हमारा हो सकता है। एथेन इसमें नहीं लगा, एथेनॉल ये भी नहीं हो सकता।
तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। देखिए जितने भी आपके अम्ल होते हैं उन सब का जो जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका है Fe, Zn, Mg, Cu। तीन चारों में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला Cu। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिएगा IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो सबको पता है यहाँ पर हम लोग कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो जो 2 कार्बन से हमारा होता है एथ होता है। देखिएगा सिंगल सभी अबंध है तो यहाँ पर हो जाएगा एथेन। देखिएगा COOH के लिए जो फैक्ट होता है हमारा ओइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा HCHO। अब देखिएगा इसमें कार्बन की जो संख्या है 1 है, 1 कार्बन से हमारा होता है मेथ हो गया, N जोड़ देंगे मेथेन हो जाएगा। HO लगा है, HO के लिए हमारा होता है अल, तो अल हमने जोड़ दिया तो ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका है ख वाला बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो इसका हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, बनाने की विधि है बेकिंग सोडा। तो प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो देखिएगा कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल। इन दोनों को क्या किया जाता है, जब तीनों को आपस में मिलाया जाता है तब हमारा क्या होता है, तब हमारा सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है निर्माण होता है। ये हमारा बेकिंग सोडा है। ये हमारा बेकिंग सोडा, ये जो है सूत्र सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको लिख लीजिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा जल है। अब इसका उपयोग पूछ रहा है, तो उपयोग देखिएगा पहला हम लोग लिख लेंगे चर्म रोग के निदान में, दूसरा है अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि, जिसको हम लोग कहते हैं प्रति अम्ल के रूप में भी इसका निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है क्या होता है जब, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ पर कह रहा है जिंक चूड़ को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जिंक चूड़ को, तो जिंक का हमारा सूत्र होगा Zn, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो
H2SO4 से हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर Zn क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। तो जिंक ये हो जाएगा सल्फेट और हाइड्रोजन आपका क्या होगा, उड़ जाएगा। दूसरा हमारा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, Na2O ये हमारा हो गया सोडियम ऑक्साइड और हो गया H2O। अब इसको जब घोला जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, 2NaOH। अब देखिएगा जो सातवां का है ख, क्या कह रहा है, धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सलूशन यहाँ पर है, तो देख लीजिएगा, एक तरफ धातु हमने लिखा है, एक तरफ अधातु। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको किन्हीं दो अभिक्रियाओं को क्या करना है, उदाहरण सहित इसको समझाना है। पहला आपका है संकलन अभिक्रिया, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संकलन अभिक्रिया क्या है, जब दो अणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। या तो इसको लिख दीजिएगा या तो इसको न लिखकर आप लोग इसको सिंपल सा लिख दीजिएगा। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ध्यान से देखिएगा, H2 हो गया हाइड्रोजन, Cl हमारा हो गया क्लोरीन। जब दोनों को मिलाएंगे तब हो जाएगा HCl हो जाएगा। दूसरा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किन्हीं दो ही का बस करना है। यहाँ पर देखिएगा, प्रतिस्थापन में हमने ले लिया है सोडियम सल्फाइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों का आपस में हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। देखिएगा यहाँ पर सोडियम हो जाएगा Na और Cl हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम क्लोरीन, ये आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया। तीसरा आपका है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर हमने प्रोवाइड करके रखा है, इसको हम लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा हमारा दहन अभिक्रिया भी है, इसको भी हमने प्रोवाइड करके रखा है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है ख वाला, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले अस्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम है, यहाँ पर हमने लिख दिया Mg, और इसकी जो संयोजकता होती है हमारी +2 होती है। जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वह -3 होती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो Mg जो होगा ये नाइट्रोजन में चला जाएगा, जो ये 3 नाइट्रोजन होगा मैग्नीशियम में चला जाएगा। यहाँ पर हम इसको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, जो Mg है, Mg की संयोजकता हमारी 2 होती है और नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है 3, इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो Mg जो होगा वो 3 हो जाएगा और नाइट्रोजन जो होगा 2। ये हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा आपका हुआ पोटेशियम और ऑक्सीजन का। तो पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की -2। तो जो ऑक्सीजन होगी वो आपका पोटेशियम में आ जाएगा और जो इसका पोटेशियम का ऑक्सीजन 1, तो वैसे ही है, ये हमारा हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का हुआ, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है
और ऑक्सीजन का 2, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है, अगर ये दोनों आपको नहीं आ रहा है, 8वां का क और ख, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। क और ख इन दोनों को आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसको हम लोग पहला देखेंगे। कह रहा एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो जब इसको गर्म करेंगे तो एथेनॉल आपका हो जाएगा असल्फ्यूरिक अम्ल। जब 443 के पे इसको दाब पर गर्म करेंगे तब हमारा एथीन बनेगा और जल क्या होगा, निकलेगा। इसी प्रकार ये दूसरा आपका है। दूसरा आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को रोककर कह रहा है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। देखिएगा एथेनोइक अम्ल आपका है, जो एथेनोइक अम्ल आपका है CH3 आपका सिंगल बंध C+OH, इसी को हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट है। जब दोनों का आपस में क्रिया होगा तो सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा आपका कह रहा है एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तब क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा। एथिल एसीटेट का यह सूत्र होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वैल्यू बनेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार ये चौथा है, चौथे का भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, चांदी का तार जो आपका है, इसको इस वाली वैल्यू को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये प्रोवाइड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका शुरुआत होता है, खंड ग। खंड ग आपका जीव विज्ञान कह रहा परागकोश में होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन है, बाह्य दल, अंडाशय, परागकण और बीजांड। इन तीनों में से, चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, परागकण। कह रहा पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जो मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जल का संवहन। अगला क्वेश्चन आपका है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन, सभी का। तो अब एक में से आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कह रहे समजात अंगों का उदाहरण है। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारे हाथ तथा कुत्ते को अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास, उपयुक्त सभी। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 10 नंबर है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, रंध्र क्या है, इसका क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। यहाँ पर है क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रोकर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को आराम से आप लोग रोक कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ती क्रिया से क्या समझते हैं, इसका एक
नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ से ध्यान से देखिएगा। 10 का जो गौ है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 का क, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये हमारा वाष्पोत्सर्जन है, हमने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। एक क्वेश्चनों का आप लोग वीडियो को आराम से रोक कर देख लीजिएगा। चित्र सभी लोग पढ़े होंगे, जो पौधे वाला गमला वाला है उस चित्र को आप सभी लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 का था, पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, देख लीजिएगा। पित्त रस यकृत की कोशिका में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित होता है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। इसको क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, सभी लोग देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा क्वेश्चन, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आनुवंशिकता वाला है। 11 का ख क्वेश्चन का आपका आंसर है, तो लिख लेंगे आप सभी लोग। वीडियो को रुक कर आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहा है परागकण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकण का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है, अथवा का। देखिए पादप में परागकण नर युग्मक में होते हैं। पुंकेसर के फूले हुए भागों परागकोश में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण और परपरागकण। तो इसका परिभाषा आपका है, तो इनका परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।